हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का 7वां पार्ट को देखेंगे। इस पार्ट में भी हम लोग प्रीवियस ईयर में पूछे गए 2011 से 2022 तक सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% 2023 के बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में भी हम लोग 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को लेके आ चुके हैं और ये सभी प्रश्न आपको एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को फटाफट से आप लाइक कर दीजिए, और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज का यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए दोस्तों। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को आपको सेव करना और बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में 2014 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं लाइव प्रूफ हम आपको एक एक प्रश्न जो है ना डिटेल में बताएंगे। तो फ्रेंड, प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए में आपका दिया 26 जोड़े, और ऑप्शन बी है 14 जोड़े या फिर 23 जोड़े, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है 18 जोड़े। तो फ्रेंड, मनुष्य में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 26 जोड़े गुणसूत्र, यहाँ पे 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। अगर मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाएगा तो 46 हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, और मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 46, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न ये कराए कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 18 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, और यहाँ पे 21 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया 26 या फिर 14, और ऑप्शन सी है 23 या फिर 18। तो फ्रेंड, मानव शरीर के किसी भी कोशिका में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है ना 23 गुणसूत्र होती है। गुणसूत्रों की यहाँ पे कितने युग्म होते हैं वही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी यहाँ पे युग्म पूछा जाए यानी कि जोड़ा पूछा जाए तो 23वें जोड़ा हो जाएगा गुणसूत्र। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि मानव शरीर के किसी कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो 46 होती है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 13 का कंपार्टमेंटल में आया था, फिर ये प्रश्न जो है ना 14 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड, प्रश्न ये रहा है कि कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको समजात अंग या फिर अवशेषी अंग या फिर समवर्ती अंग, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो फ्रेंड, कीटों के पंख तथा चमगादड़ के पंख जो है ना यह समवर्ती अंग के उदाहरण है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जा सकते हैं कि समजात अंग के क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद जो होते हैं ना समजात अंग के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो फ्रेंड, जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है, और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहेगी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। देख सकते गत वर्ष में जो है ना 2019 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको गोनोरिया या फिर सिफिलिस, और ऑप्शन सी है मस्सा या फिर इनमें से सभी। तो फ्रेंड, जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है वही आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये जो मस्सा है ना जीवाणु जनित रोग है, इनके अलावा गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों जीवाणु जनित रोग है। लेकिन जीवाणु जनित रोग कौन नहीं है, मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। जीवाणु जनित रोग क्या क्या हो सकते हैं इनके अलावा टिटनेस हो सकते हैं, टाइफाइड हो सकते हैं, हैजा हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन
एक उभयलिंगी जंतु है, काफी इंपोर्टेंट है, गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है। 19 का सेकेंड सीटिंग में आया हुआ है और 2020 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि उभयलिंगी जंतु कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दे केचुआ या फिर कुत्ता, और ऑप्शन सी बिल्ली, और ऑप्शन डी में आपको दे बकरी। तो फ्रेंड उभयलिंगी जंतु यहाँ पे कौन है वो आपको बताना है। तो केचुआ है ना दोस्तों, ये उभयलिंगी जंतु है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 6 नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। देख सकते हैं गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है, 19 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है, फिर ये प्रश्न जो है ना 2020 के फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है, फिर ये प्रश्न जो है ना 2020 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और 2022 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में खास करके ये प्रश्न जो है ना इस बार यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। ऑप्शन ए में आपको दे मटर का पौधा, या फिर चना का पौधा, या फिर सेम का पौधा, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ना मटर का पौधे को चयन किया, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में 2 बार पूछा जा चुका है, खास करके जो है ना ये भी प्रश्न जो है ना 2022 के सेकेंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो देख सकते हैं 20 के एग्जाम में सेकेंड सीटिंग में आया हुआ था, और ये 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, इस वीडियो में जितने भी टाइप के प्रश्न लेके आए हैं ना, तो सभी प्रश्नों को आपको एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लेना है। और दोस्तों जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो ना, तो उस प्रश्न को नोट कर लीजिए और उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न ये कराए कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। काफी इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको द डार्विन, या फिर अरस्तु, और ऑप्शन सी है हेल्डेन, या फिर मेंडल। तो फ्रेंड द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक के जो लेखक है ना डार्विन है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ लक्षण प्रारूप, या फिर फेनोटाइप, और ऑप्शन बी है जीन प्रारूप, या फिर जीनोटाइप, और ऑप्शन सी आनुवांशिकी, या फिर विभिन्नता। तो फ्रेंड है किसी भी जीव की जो जीनी संरचना कहलाती है ना, जीन प्रारूप या फिर जीनोटाइप कहलाती है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो देख सकते हैं दोस्तों गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है। यहाँ पे 11 का कंपार्टमेंटल में आया था, फिर 20 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा प्रश्न एक आएगी ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको 1, या फिर 2, या फिर 3, और ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना पड़ेगा कि ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है। तो फ्रेंड है ओजोन का जो अणुसूत्र होता है ना O3 होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना अणु है दोस्तों, 3 अणु है, इसीलिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न जो है ना 2017 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि अपघटक का उदाहरण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कवक, या फिर बाघ, और ऑप्शन सी बकरी, या फिर हरे पौधे। तो फ्रेंड है यहाँ पे अपघटक का मतलब अपघटक का जो उदाहरण है ना दोस्तों क्या है वही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बता देते हैं यहाँ पे अपघटक का उदाहरण क्या होगा दोस्तों, कवक हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। तो देख सकते हैं 18 का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, किससे, मिट्टी को, या फिर वृक्षों को, या फिर जल को, या फिर बिजली को। तो फ्रेंड चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वृक्ष को, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि चिपको आंदोलन के जनक कौन थे। तो हम आपको बता देते हैं चिपको आंदोलन के जनक कौन थे दोस्तों, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद होना चाहिए। चिपको आंदोलन के जनक कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे, इसे आपको याद होना चाहिए। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो फ्रेंड प्रश्न एक आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है।
तो देख सकते हो ऑप्शन ए में आपको दिया तालाब या फिर फसल या फिर झील, और ऑप्शन डी है जंगल। तो फ्रेंड प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है ना दोस्तों कौन है, वो आपको बताना है, तो जंगल या फिर वन है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके प्रश्न को सम्मिलित किए हैं, यानी कि साइंस का क्वेश्चन बैंक का 7वां पार्ट को देख रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 110% लड़ेगा ही लड़ेगा। इसलिए आपको जो है ना क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 13 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड ये जो CO2 गैस होते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं ना, ये वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। और दोस्तों एक प्रश्न ये पूछा जाते आपके एग्जाम में कि वायुमंडल में CO2 गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो 0.03% पाई जाती है। और ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत पाई जाती है, तो लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। और दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है ना, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो कि 78% पाई जाती है। तो सारा कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो देख सकते ये भी प्रश्न जो है ना 18 यहाँ पे 19 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अवरक्त विकिरण या फिर तापीय विकिरण, और ऑप्शन सी में आपका दिया गया है देख सकते हैं पराबैंगनी विकिरण, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं, जो ओजोन परत होते हैं ना, ये पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है, यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि आपको बताना है कि कौन सा अजैव निम्नकरणीय कचरा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको टिश्यू पेपर, और ऑप्शन बी है केले का छिलका या फिर थर्माकोल, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं अजैव मतलब अजैव निम्नकरणीय कचरा कौन सा है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा टिश्यू पेपर मिट्टी में अपघटन हो जाएगा, केले का छिलका भी मिट्टी में अपघटन हो जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कौन कौन जो है ना अजैव निम्नकरणीय कचरा है, ठीक है। तो अजैव निम्नकरणीय कचरा क्या क्या होगा, देख सकते हैं यहाँ पे टिश्यू पेपर जो है ना मतलब अजैव अनिम्नकरणीय कचरा है, क्योंकि दोनों का मिट्टी में अपघटन हो जाएगा। लेकिन ये जो थर्माकोल होते हैं, इनके साथ से जो DDT होते हैं, ये सब क्या होंगे दोस्तों, ये मिट्टी में अपघटन नहीं होगा, इसलिए यह एक प्रकार का अजैव निम्नकरणीय कचरा होते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं 19 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि देखिएगा दोस्तों, तो फ्रेंड प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न देख रहा है कि मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है। तो गत वर्ष में जो ना 2 बार पूछा जा चुका है, 3 बार पूछा जा चुका है। 13 का एग्जाम में पूछा गया था, फिर 19 का कंपार्टमेंटल में आया था, फिर ये जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचित होता है गर्भाशय में या फिर अंडाशय में या फिर योनि में या फिर फेलोपियन नलिका में। काफी इंपोर्टेंट है। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचित जो होता है ना दोस्तों, फेलोपियन नलिका में होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है कि किसे रासायनिक दूध कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है। गत वर्ष में देख सकते हैं, खास करके जो है ना इस वर्ष आया हुआ था, यानी कि 2022 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इनके साथ साथ जो है दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो रासायनिक दूध किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो फ्रेंड जो हार्मोन होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक दूध कहते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है, यानी कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। ऑप्शन ए में आपको दे सेरिबेलम या फिर क्रेनियम या फिर मस्तिष्क स्टेम या फिर सेरिब्रम। तो फ्रेंड शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है ना दोस्तों, कौन बनाए रखता है,
वही आपको बताना है, ठीक है। गत वर्ष में ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। तो शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है कौन रखता है, सेरिबेलम बनाए रखता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, गत वर्ष में खास करके जो है ना इस वर्ष आया हुआ है, यानी कि 2022 का फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। और इनके साथ साथ जो है ना दोस्तों ये प्रश्न है 2021 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है और 2022 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। तो प्रश्न ये कराए कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका टेस्टोस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन या फिर थायरोक्सिन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो फ्रेंड है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है ना दोस्तों क्या क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड है टेस्टोस्टेरोन भी है और इनके साथ साथ एस्ट्रोजन भी है। ये दोनों हार्मोन होते हैं जो किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन या फिर ऑक्सिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं यहाँ पे पादप हार्मोन कौन नहीं है। तो पादप में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं जिनमें एथिलीन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया और इनके साथ साथ ऑक्सिन हो गया। लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन होते हैं ना दोस्तों ये पादप हार्मोन नहीं है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते गत वर्ष में जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या करा कि आपको यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों और पशुओं की कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको दिया अनुवांशिकी या फिर कोशिका विज्ञान या फिर साइटोजेनेटिक्स या फिर उत्तक विज्ञान। तो फ्रेंड है पौधों और पशुओं का जो कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ना, क्या कहलाता है वही आपको बताना है, ठीक है। तो कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के सेकंड सीटिंग एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो प्रश्न ये रहा है कि एंड्रोजन है। तो एंड्रोजन एक प्रकार का क्या होते हैं, नर हार्मोन होते हैं या फिर स्त्री हार्मोन होते हैं या फिर पाचक रस होते हैं या फिर पाराथायरोक्सिन हार्मोन होते हैं। तो देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है, 20 का फर्स्ट सीटिंग में और 21 का सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड ये जो एंड्रोजन होते हैं ना यह एक प्रकार का नरलिंग हार्मोन होता है, यानी कि नर हार्मोन होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2 बार पूछा जा चुका है, यहाँ पे 21 का एग्जाम में आया हुआ है और 18 का कंपार्टमेंटल में आया हुआ है। तो प्रश्न ये रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पादन है। तो श्वसन के जो अंतिम उत्पादन है दोस्तों क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और इनके साथ साथ ऊर्जा है, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से जो है ना आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड 24 नंबर प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि स्टोमाटा के खुलने तथा बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, यानी कि कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए में आपको दे द्वार कोशिका या फिर सखी कोशिका या फिर चालनी कोशिका है या फिर मूलरम। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो द्वार कोशिका नियंत्रित करता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए गत वर्ष में देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना 3 बार पूछा जा चुका लगातार, और इसका फर्स्ट सीटिंग में फिर 21 का फर्स्ट सीटिंग में और इनके साथ साथ जो है ना खास करके स्पेशली ये प्रश्न जो है 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2023 में ये प्रश्न 110% पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है, जो कोष्ठ होते हैं मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या होती है ना, कितने कोष्ठ पाए जाते हैं मानव हृदय में, 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। देख सकते हैं 19 का फर्स्ट यहाँ पे सेकंड सीटिंग में आया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको लसीका या फिर प्लाज्मा या फिर प्लेटलेट्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड हम आपको बता देते हैं
ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, ये रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न ये है कि आपको बताना है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को मतलब इकाई किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, 20 का यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न एक रहा है कि पौधे हरे क्यों होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको रंध्र के कारण, या फिर क्लोरोफिल के कारण, या फिर स्टोमाटा के कारण, या फिर लवण के कारण। तो फ्रेंड ये जो पौधे होते हैं ना हरे किसके कारण होते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण होते हैं। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम तत्व पाए जाते हैं। इसे आपको याद होना चाहिए। देख सकते हैं 20 का सेकंड सीटिंग एग्जाम में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराया कि आपको बताना है कि दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। तो देख सकते हैं 15 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड दही के जमने में जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन की क्रिया होती है। ये भी प्रश्न जो है ना हम आपको काफी बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर प्रश्न एक रहा है कि देखिएगा कि कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। देख सकते हैं गत वर्ष में जो है ना 2019 का फर्स्ट सीटिंग में आया हुआ है। तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य कौन नहीं करता है, तो पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। और दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि को जो ना मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के साइंस के क्वेश्चन बैंक का 7वां पार्ट में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। तो आप हमें जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बताइए दोस्तों ईमानदारी से कि 30% में से आपको पहले से कितना % का श्योर सटीक आंसर याद था। इसका जवाब जो है ना आपको इसी वीडियो में जल्दी से कमेंट करके बता देना है। और इनके साथ साथ दोस्तों SW क्वेश्चन का आंसर क्या लगता है। तो प्रश्न ये कराए कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपको उसमें या फिर चुंबकीय या फिर रासायनिक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है जो विद्युत फ्यूज होते हैं ना विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका जवाब जो है ना जल्दी से आप हमें फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और इनके साथ साथ जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए। आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। और जो भी विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। थैंक यू।